बरसों से था मैं चुप बैठा, हाँ आज मैं तिरंगा बोल उठा। दास्तां उस दौर की जब जकड़ा था गुलामी की बेड़ियों में, तब इस धरती की माटी से कुछ कल्प वृक्ष फूटे थे, जिससे फिरंगियों के हौसले जो टूटे थे। देश में आज़ादी का बीज मैं बो चला, हाँ आज मैं तिरंगा बोल उठा। नमस्कार साथियों, मैं हर्षद कृत्विक। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज ही दिन हमारे देश भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। आज की स्वतंत्रता से जुड़े इस वीडियो में हम रूबरू होंगे वीरों की शौर्य गाथा से और साथ ही जानेंगे आज़ादी से जुड़े हर उन अनछुए पहलुओं को जो हमें अतीत के झरोखों से ऐतिहासिक लम्हों की झलक दिखाएंगे। साल 1498 जब पुर्तगाल के वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत तक की समुद्री यात्रा की खोज की, केप ऑफ गुड होप से कालीकट पहुंचा और इस देश के अद्भुत दृश्य और खूबसूरती को देखकर दंग रह गया। और भारतीय बाजारों से करीब 60% मुनाफे के साथ वापस लौटे वास्को डी गामा ने वैश्विक इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत की। दरअसल इस समुद्री मार्ग ने अन्य यूरोपियन कंपनियों के लिए नए रास्ते खोल दिए। डच, फ्रेंच सहित अन्य यूरोपियन कंपनियों ने भारत की धरती पर कदम रखा, अपने व्यापार को नया आयाम दिया। गौरतलब है कि उस दौर में भारतीय मसाले का पूरी दुनिया में डंका बज रहा था और इसमें काली मिर्च का प्रभाव इतना ज़्यादा था कि उस वक्त इसकी तुलना सोने से की जाती थी और इसे ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता था। इस दौरान भारतीय मसालों पर डचों का एवं अधिकार था, लेकिन 1599 के अंतिम दिन लंदन शहर में जन्म होता है ब्रिटिश जॉइंट स्टॉक कंपनी का, जो आगे जाके ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाई और पूरी दुनिया में मशहूर हुई। शुरुआती दौर में इस कंपनी पे ब्रिटिश व्यापारियों के अभिजात वर्गों का ही आधिपत्य था, लेकिन 31 दिसंबर 1599 को तत्कालीन महारानी एलिजाबेथ ने उन्हें एक रॉयल चार्टर दिया। उसका मतलब था एक रिटर्न ऑर्डर। दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों पर जाकर मसालों एवं दूसरी वस्तुओं का व्यापार कर सकती है। आसान भाषा में कहे तो इन्हें एक प्रकार का ट्रेडिंग लाइसेंस मिल गया था। इसी के साथ इन्हें कई विशेषाधिकार भी मिले, जिसमें खुद का पैसा छापना, अपने अनुसार व्यापार वाले क्षेत्र में नियम कानून बनाना लागू थे। इसके साथ ही प्रथम क्वीन एलिजाबेथ ने कंपनी को क्षेत्र सीमा भी बताई थी। वो था केप ऑफ गुड होप के पूर्व और मेघलोन राज्यों के पश्चिम में बसा क्षेत्र। इसके बाद शुरू होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की यात्रा, जिसमें वो समुद्री मार्ग के जरिए पहुंचते हैं इंडोनेशिया की ओर। लेकिन हालांकि यहाँ डच व्यापारियों की पकड़ बेहद मजबूत थी और वे सैन्य शक्ति से भी परिपूर्ण थे। ऐसे में ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ अपनी जगह नहीं बना पाई। इसके बाद उन्होंने भारत का रुख किया और 24 अगस्त 1608 को ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनयिक कैप्टन विलियम हॉकिंस पहली बार भारत के सूरत पहुँचे। लेकिन यहाँ पे भी कंपनी के लिए मुश्किलें कम नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे पुर्तगाली पहले से अपनी पैठ जमा चुके थे और यहाँ पे मुगलों का भी शासन था। कैप्टन विलियम हॉकिंस ये बात भली भांति जान चुके थे। यहाँ टिकने के लिए उन्हें सरकार की अनुमति लेनी होगी, इसलिए बिना समय गवाए विलियम सीधा पहुँचे आगरा, जहाँ बादशाह जहांगीर का दरबार लगा था। लेकिन बादशाह जहांगीर ने कैप्टन विलियम हॉकिंस की बात ठुकरा दी और ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति न मिली। लेकिन बहरहाल कंपनी ने हार नहीं मानी और 18 सितंबर 1615 को एक बार फिर मुगल दरबार में दाखिल होते हैं इंग्लैंड के आधिकारिक राजदूत सर थॉमस रो। उन्होंने जहांगीर से मुलाकात की और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार करने का प्रस्ताव बड़े ही रोचक अंदाज में सामने रखा और उन्होंने कहा कि अगर मुगल प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति दे देती है तो ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल प्रशासन को प्रतिवर्ष एक तय राशि का भुगतान करेगी। इसी के साथ 3 साल अनुनय विनय के बाद
सर थॉमस रो को सफलता प्राप्त हुई और जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर किया। समझौते के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के अलग अलग क्षेत्रों पर अपने फैक्ट्रियों को स्थापित किया। अब कंपनी की नज़र बंगाल व साम्राज्य के दक्षिणी क्षेत्र पर थी, क्योंकि मुगल प्रशासन कई प्रांतों में बटा हुआ था और बढ़ते समय के साथ मुगल प्रशासन कमज़ोर पड़ने लगा और उसकी जगह स्थानीय प्रशासन लेने लगा। इसी सब के बीच इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय की शादी महारानी राजकुमारी कैथरीन से हुई और उन्हें दहेज में भारत का शहर बॉम्बे मिला। और रोचक बात यह है कि बॉम्बे ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में था, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी की पहुंच यहाँ आसान हो गई। और साल 1707 में जब औरंगजेब की मौत हुई तो मुगल प्रशासन की सीमा सिकुड़ गई और उनके पास राजस्व का एकमात्र स्रोत बंगाल बचा था। और बंगाल का राजस्व केवल बंगाल से आता था, बाकी सभी प्रांत स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे थे। यही सिलसिला आगे भी जारी रहता, लेकिन सन 1756 में बंगाल के नवाब अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद हालात बदलने लगे। इसके बाद नए नवाब बनते हैं सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ थे और वे अंग्रेजों के मंसूबों को भाग गए थे, इसलिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल में बन रहे किलों का विरोध किया और अपने 30,000 सैनिकों को भेजकर कोलकाता में बन रहे ईस्ट इंडिया कंपनी के फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया तथा उनके कार्यकर्ताओं को एक छोटे से कमरे में बंद कर देते हैं, जिसमें घुटन के कारण कई व्यक्तियों की मौत हो जाती है। नवाब सिराजुद्दौला के इस कदम से अंग्रेजों को एक बड़ा झटका लगता है। इसके साथ ही व्यापार करने आई कंपनी भी बदले की भावना से अपने तेवर दिखाते हुए आगे की कार्यवाही करती है। तो दोस्तों, अगले भाग में जानेंगे कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को नवाब सिराजुद्दौला के रूप में एक बड़ी चुनौती मिली और कैसे व्यापार करने आई कंपनी युद्ध के मैदान में कूदी। तो जल्दी ही मिलते हैं इन सवालों के जवाब के साथ अगले भाग में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।